हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज ये वीडियो हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10th एनसीईआरटी का पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो स्क्रीन पर फ्लैश आ रहा है, जाकर जरूर देख लीजिए। उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है एमसीक्यू के। आज हम यहाँ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट। मतलब आज हमारा होगा मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इसके आज हम इन 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ज्यादा है तो 2x पर लगाकर देख लेना, खुद से सॉल्व करना और लास्ट में मार्क्स बताना। प्लस ये सारे वीडियोस सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट पूछा जाता है। तो किसी स्पेसिफिकली किसी एग्जाम को, टारगेटेड एग्जाम को लेकर ये वीडियोस नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सब जगह आती है और सब जगह क्वेश्चंस वही रहेंगे। ऑप्शंस थोड़े से घुमा दिए जाते हैं, कहीं पे कुछ रहता है, कहीं पे कुछ रहता है, पर आंसर तो सभी जगह एक ही रहेगा ना। तो इसीलिए ये सारे वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इन सेशन से जुड़ो। प्लस यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और प्लेलिस्ट का नाम है एन साइंस एनसीईआरटी वन शॉट। तो ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। इसको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जाकर इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जिससे कि आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं, देखो क्लास 6 एनसीईआरटी फिनिश, क्लास 7 फिनिश, क्लास 8 फिनिश, क्लास 9 मोस्टली पोर्शन फिनिश, फिजिक्स का पोर्शन रह गया वो मैं करा दूंगी, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री फिनिश हो गई है, क्लास 10th केमिस्ट्री आज फिनिश हो जाएगी। इस तरीके से आपके सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर होते जा रहे हैं, मीन सारी क्लास की आपकी पूरी बुक तैयार होती जा रही है। तो सोचो ये सेशंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशंस अपने दोस्तों तक, अपने वेल विशर्स तक भी पहुंचाओ, जिससे कि उनका भी फायदा हो और सही बात है कि सबका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। तो चलो सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। 2 बातें आप सबको बतानी है। कोई भी नया चैनल पर है सब्सक्राइब कर लेना। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। जो एक मैराथन हुई थी क्लास 6 to 10th वाली, जिसमें 4.5 घंटे का वीडियो बना था, उसकी सिर्फ पीडीएफ छोड़ के बाकी सब की पीडीएफ यहाँ पर मैं आपको देती जा रही हूँ। तो जाओ, जाकर पीडीएफ देखो। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस दूसरी बात, अच्छा लगा करे वीडियो तो कमेंट छोड़ के जाया करो। इतनी तो मैं एक उम्मीद लगा सकती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स से, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। कितने मार्क्स होंगे मुझे बता देना। लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। बहुत स्पेशल सेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। और कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए ये आपकी जिम्मेदारी है बताना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट मेलिएबल मेटल अमंग्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नरम धातु कौन सी है। तो आपका मेलिएबल हो गई, डक्टिलिटी हो गई। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी के लाइंस वाले क्वेश्चंस है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा हो जाएगा आपका आंसर इसमें, क्या ये गोल्ड है कि सिल्वर है कि कॉपर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों आंसर ऐसा होगा, क्योंकि ये आपके दोनों जो मोस्ट मेलिएबल हो जाते हैं, इसमें एक आपका हो गया गोल्ड और दूसरा हो गया आपका सिल्वर। अब आइए समझ लेते हैं कि मेलिएबल का मतलब क्या होता है। मेलिएबिलिटी मतलब होता है कि इसको हम दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं इसमें दे दूंगी। तो मेलिएबल ऐसे होते हैं ऐसे मेटल्स जिनकी परत बनाई जा सके, या इसको आप बोल सकते हैं जिनकी परतें बनानी संभव हो। ऐसे ही एक वर्ड होता है डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब क्या है, ऐसे मेटल्स जिनका तार बनाया जा सके, वायर्स बनाए जा सके, या जिनका तार बनाना संभव हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से मोस्ट मेलिएबल कौन सा हो जाएगा आपका, गोल्ड और सिल्वर। ये आपका किसका है, ये गोल्ड हो गया, ठीक है। एयू गोल्ड होता है, एजी हो जाएगा आपका सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, डक्टाइल की मैंने क्या बताया था आपको बात, कि डक्टाइल ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको क्या बनाया जा सकता है, जिनको तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, या जिनके वायर्स बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि मोस्ट, देखिए मोस्ट की बात करिए कि सबसे अधिक डक्टाइल कौन सा है, सर्वाधिक लचीली धातु कौन सी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, हम सेकंड पे आ गए, जल्दी से मार्क करते चलेंगे, गोल्ड। तो गोल्ड जो होता है ये कैसा होता है, ये मोस्ट डक्टाइल आपका मेटल होता है। सिल्वर भी है, पर इसमें सिल्वर और गोल्ड में से कौन सा अधिक है, सर्वाधिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट,
तो मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी नॉन मेटल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। आपको जाकर जाना है, ये सब वीडियोस देखने हैं तो मेटल नॉन मेटल का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर। आप जाएंगे सीटेट जनवरी 2024 या सीटेट जुलाई 2024, दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे, सीटेट जुलाई 2024 में आप जाएंगे, उसमें आपको ये वाला चैप्टर मिल जाएगा, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो वहां से इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अब बात कर रहे हैं क्या कि उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो क्या ये सिल्वर है या कॉपर है या गोल्ड है या वन मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वापस से ए सिल्वर और दूसरा है आपका कॉपर। ठीक है, और इसमें याद रखेंगे सिल्वर और कॉपर, ये आपका तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट आउट द नॉन मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नॉन मेटल आपको खोजना है जो कि क्या है, लिक्विड है। उस अधातु का चयन करें जो कमरे के तापमान पर तरल पदार्थ में होता है, मतलब तरल उसकी स्थिति होती है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सेलेक्ट आउट द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अब हमें देखना है, अभी तक हमने नॉन मेटल देखा था जो कि लिक्विड स्टेट में था। नॉन मेटल क्या हो गया आपका, यहाँ पर लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। नॉन मेटल की बात करी जाए जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट, इसका आंसर है आपका ब्रोमीन। ठीक है, इसी जगह पर दूसरी बात करी जा रही है कि अब ऐसा मेटल जो कि किसमें, लिक्विड की स्थिति में प्रेजेंट होता है, तो ऐसा मेटल कौन सा हो जाता है आपका, ये होता है मरकरी। अब मरकरी क्यों लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसका रीजन क्या है, इसका ये रीजन हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर वीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल दैट हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। आपको ऐसा मेटल खोजना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है। वे धातु जिनका गलनांक बहुत कम होता है, तो गैलियम है, सीजियम है, आयोडीन है या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का वापस से आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें आंसर आपका गैलियम और दूसरा है आपका सीजियम, सही आंसर। ठीक है, तो गैलियम और सीजियम ये क्या है, ये ऐसे मेटल्स हैं, ऐसी धातु हैं जो कि क्या है, ये आपकी वे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो है होता है बहुत ही कम होता है। ये याद करने वाले क्वेश्चन आपको ऐसा याद करने पड़ेंगे। द नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस, अब आपको वह अधातु देखना है जो कि चमकदार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये आपका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जो कि क्या है, लश्चरस होती है। अच्छा, इसके साथ डायमंड भी एक नॉन मेटल है और जो वो भी क्या है, एक लश्चरस है, मतलब वो भी चमकीला चमकदार अधातु है। ठीक है, तो इसमें आपका मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, आयोडीन और डायमंड दोनों आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन पे, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का संचालन करता है। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है या मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, आइए थोड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात है, जो कार्बन है, इसको मैं यहाँ पर नोट करते रही हूँ आपके लिए पॉइंट्स, तो सही रहेगा। जो कार्बन है इसके डिफरेंट एलोट्रोप्स प्रोसेस पॉसिबल है, डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कार्बन के पास इसके डिफरेंट एलोट्रोप्स पॉसिबल होते हैं। पहला एलोट्रोप हो जाता है, जैसे हो गया आपका डायमंड, दूसरा एलोट्रोप हो गया ग्रेफाइट, तीसरा एलोट्रोप हो गया आपका बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, तो ये 3 एलोट्रोप्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए आइए और कुछ बातें इसकी जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहली बात है किसकी, डायमंड की। तो डायमंड के बारे में कुछ बातें। अच्छा, ये वाला जो मैंने एलोट्रोप्स है ना, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पीवाईक्यूज वाले सेक्शंस को देखा होगा तो पीवाईक्यू वाला सेक्शन जरूर देख लीजिएगा, ऑल पीवाईक्यूज वाला, और भी जो पीवाईक्यूज मैंने करवाए हैं तो उसमें मैंने ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर डायमंड क्या होता है, ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है,
एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो होते हैं कार्बन एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल लेटर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। दूसरी बात है, तीसरी बात सॉरी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कुचालक होता है। और चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे, एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, डायमंड हो गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये इसकी मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। साथ ही साथ इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड इन अ फ्लैट हेक्सागन की शेप में, लैटिस, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, और जो डायमंड होता है आपका, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। इसके जो कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स की बात हो रही है, कार्बन एटम्स इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं, और कार्बन ग्रेफाइट के आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं। और ये कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, ये सब बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर नोट करवा। फिर नेक्स्ट आपका बात आ जाती है फुलरीन्स की। फुलरीन्स में भी कार्बन एटम जो होते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फुटबॉल की शेप में इसका लैटिस बनता है, फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद आप याद रखेंगे बात की C60 फुलरीन को बुक में बकमिंस्टर फुलरीन ही बोला जाता है, तो C60 इसका नाम हो जाता है, सबसे पहला फुलरीन है ये, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है फुलरीन के बारे में आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसका एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर आपका ग्रेफाइट है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेटल्स दैट आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ, ऐसे वे धातु जो मुलायम होती हैं और चाकू से काटी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे जल्दी जल्दी मार्क करते चलेंगे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव वापस से, क्योंकि यहाँ पर आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में 1 और 2। तो सोडियम लिथियम, सोडियम लिथियम आपका हो जाएगा सोडियम लिथियम और पोटेशियम, सोडियम लिथियम और पोटेशियम, इन सबको क्या है, इन सबको नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे क्या होते हैं, ये आपके, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, ये सब हो जाते हैं आपके एल्कली मेटल्स, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और साथ साथ आप एक और इनकी पॉइंट्स याद रखेंगे कि इनकी लो डेंसिटी होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजों को समझते चलेंगे तो आपके एग्जाम में आपको अच्छा लगेगा जब क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इट फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड, इट फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, या इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। जब किसकी रिएक्शन हो रही है, मेटल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कोई भी मेटल की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ किसका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना रहा है, क्या ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है, खुद देखो, क्या ये हाइड्रोक्साइड, नहीं, तो ये क्या है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसका मतलब मेटल की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनाता है, इन दोनों की रिएक्शन से ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और ये जो MgO बन जाएगा, ये आपके व्हाइट फ्लेम्स होते हैं, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। कलर भी पूछ लिया जाता है। चलो
नेक्स्ट, और ये मेटल की रिएक्शन किसके साथ होती है और क्या आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, या वहां पर भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इट फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विच कलर ऑफ द फ्लेम इज प्रोड्यूस। अभी जस्ट हमने देखा कि मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आप आ जाता है MgO, और MgO क्या हो जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका व्हाइट कलर की फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये व्हाइट कलर का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड विच इज डैश इन कलर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तांबे को हवा में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर टू ऑक्साइड बनाता है जो डैश रंग का होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, आपका यहाँ पर आंसर है ये ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर का। अब इसमें आपको यहाँ पर रिएक्शन को याद रखना है, रिएक्शन में यहाँ पर आपकी नोट करवा दे रही हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में गलती आप ना करें, ठीक है ना। चलो आओ देख लेते हैं, कॉपर की रिएक्शन किसके साथ करें, ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर टू ऑक्साइड बना रहा है, और ये जो कॉपर टू ऑक्साइड होता है ये ब्लैक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ब्लैक ऑक्साइड होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्लैक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एल्यूमिनियम बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, इधर वन ऑफ द टू या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से मार्क करेंगे और सब अपने क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं और ये आपके एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, इसीलिए इनका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। और जब ये दोनों ऑक्साइड्स होते हैं तो इनको एक और नाम दिया जाता है, ये हो जाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब आइए इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Al2O3 प्लस HCl, ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O, ठीक है, एक रिएक्शन हो गई किसके साथ, एसिड के साथ। अब दूसरी रिएक्शन कराएंगे Al2O3 के किसके साथ, बेस के साथ, बेस है NaOH, तो ये बेस हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका बेस, एक बार हो गई एसिड से रिएक्शन और एक बार हो जा रही है बेस से रिएक्शन, और ये क्या बना रहा है वापस से, ये बनाएगा NaAlO2 प्लस H2O। तो आपने देखा कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14th क्वेश्चन, व्हाई द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनको ऐसा क्यों किया जाता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा आदि धातुओं की सतह ऑक्सीजन ऑक्साइड की पतली परत से क्यों ढकी जाती है, टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट रिडक्शन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण से रोकने के लिए इसको ऐसा किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। अब अभी हमने देखा किसकी रिएक्शन मेटल के साथ, अब हम देख रहे हैं मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, मेटल की रिएक्शन किसके साथ देखी थी, रिकॉल कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना लेती है, मेटल ऑक्साइड्स बना लेती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि मेटल की रिएक्शन जब हो रही है किसके साथ, वाटर के साथ, तो मेटल कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करानी है, वाटर के साथ, कोई भी मेटल कर लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है अब वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी मेटल ऑक्साइड प्लस आपका आ जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगी। अब कोई भी मेटल ले लो, जैसे कि हो गया सोडियम, सोडियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ कराई, तो क्या बना यहाँ पर NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई, और प्लस हीट एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है,
ठीक है। चलो अच्छा, एक बात ये सुन लो बहुत ध्यान से, आप लोग पेपर पेन लेके बैठा करो, ये सब चीजें ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि नोट करते चला करो, तो लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में आसानी रहती है। और दूसरी बात, अभी जो नेक्स्ट सेशन आपको मिलने वाला है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बीपीएससी स्पेशल। तो बीपीएससी स्पेशल है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, इसमें मिक्स क्वेश्चन 20 करने वाले हैं, और क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, तो 20 क्वेश्चन मिक्स करने वाले हैं। अब हम जो भी अगले सेट्स हम सॉल्व करेंगे, तो अब मैं आपको आपके एग्जाम में, आपका 25 के बाद एग्जाम है, तो मैं मेरी मेरी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी, आगे भगवान भरोसे क्या चीजें रहें, 15 सेट्स तो मैं आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। तो अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें मैं आपको 15 सेट सॉल्व करवा दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, ठीक है। पर आप लोग का क्या जिम्मेदारी है कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे, वीडियोस कैसे लगते हैं ये बताते रहेंगे, प्लस दूसरों को भी रिकमेंड करते रहेंगे। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ हुई, वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बना और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो गई और एनर्जी रिलीज आउट हो गई। तो इसके हिसाब से 15 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 15 का आंसर मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, और साथ ही साथ आपका देखो जैसे ही क्वेश्चन इस टाइप का आप देखेंगे तुरंत आप क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, बाकी ऑप्शन देखेंगे नहीं। पर ये देखो ना, इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, तो उसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क करके सब लोग अपना अपने बुक्स में, नोटबुक में नोट करेंगे अब रिएक्शंस को। चलो और सारी रिएक्शंस एक बार फटाफट से आपको करा देती हूँ, और फिर लास्ट में एक चार्ट बनवा दूंगी जिससे कि आपको याद हो जाएगा। देखो, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, कालू, नाम, का, मदारी, आलू, जरा, फीके, पकाता है, ठीक है। तो अब सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग वालों की। तो आपकी जितने भी स्टार्टिंग वाले हैं, जैसे कि पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ हो रही है, ठीक है, और ये KOH बना रहा है और प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। ये हाइड्रोजन क्या करती है यहाँ पर, ये कैच करती है फायर को, ठीक है, ये क्या कर रही है, कैच करती है फायर को। और ये सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा ही तेजी से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो ये किसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए इनको क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोला जाता है। किसको, सोडियम को और पोटेशियम को। यहाँ पर सोडियम की भी रिएक्शन हो जाएगी सेम, H2O, और रिलीज आउट हो रहा है NaOH प्लस H2, प्लस ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपका कैच करेगा फायर को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब बात और किसकी वजह से हुआ, ये हाइड्रोजन गैस की वजह से कैच किया, क्या, फायर को कैच किया। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम की। इसके बाद आया कैल्शियम, तो कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ हुई, वाटर के साथ रिएक्शन हुई, और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई। ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ये करेगी लीड्स टू फ्लोटिंग, या फ्लोटिंग ऑफ, इसकी वजह से, मतलब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई, इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो फ्लोट करेगा, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की क्या बात हो गई कि मैग्नीशियम ये कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो यहाँ पर इस कंडीशन को याद रखेंगे कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, यहाँ पर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा वापस से MgO और प्लस H2, MgO और H2, इस बात को याद रखिए, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकली ये भी क्या करती है, लीड्स टू फ्लोट करती है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बात कर लेते हैं किसकी, जैसे कुछ मेटल्स हो गए आपके, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या है, इनके बारे में बात हो रही है अब। ना ही ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हॉट वाटर के साथ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बल्कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, अब ये स्टीम के साथ रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और स्टीम के साथ रिएक्शन दिखाने के बाद ये वापस से क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट एक और आपके मेटल्स आ जाते हैं इसमें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि हो गए आपके लेड, Pb, फिर आपका हो गया कॉपर, और फिर हो गया Ag सिल्वर, और फिर हो गया Au गोल्ड। ये सब क्या है, ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर,
ये सब एनसीईआरटी के लाइंस हैं, रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आप याद अब रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब आओ मैं आपको है ना एक चार्ट बनवा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बनवा देती हूँ, चाहे डिफरेंट क्वेश्चन के सामने ही आपको ये चार्ट दिख जाएगा, पर चलेगा, मुझे आपके पास होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, फिर आ गया आपका कैल्शियम, फिर आ गया आपका मैग्नीशियम, फिर आ गया आपका एल्यूमिनियम, आयरन, और साथ ही साथ आपका हो गया जिंक। ठीक है, सोडियम और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, फायर कॉज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहे हैं, और यहाँ से भी क्या हो रहा है, फ्लोटिंग हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर ये स्टार मार्क करके इसको याद कर लेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो मैग्नीशियम कौन से तरह के वाटर से अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और ये फ्लोट करने भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। आप कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम देख रहे हैं अभी, तो ये क्या बनाता है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को हम मार्क करेंगे, इट टू गिव अ सॉल्ट और टू रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है और प्लस बनेगा आपका, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एसिड के साथ, तो मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ। एक्वारेजिया साद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साद्र नाइट्रिक एसिड के अनुपात में ताजा तैयार किया गया मिश्रण है। तो कौन सा आपका ये मिश्रण हो जाता है, ये आपका मिश्रण होता है 3:1 के रेशियो में, और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं आप रॉयल वाटर। तो इसी को बोला जाता है रॉयल वाटर। ठीक है, और ये क्या करता है, और एक्वारेजिया क्या होता है, ये हाईली कोरेसिव होता है। इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखेंगे, ये क्या होता है, कोरेसिव होता है, हाईली कोरेसिव, जंग बहुत जल्दी लगती है इसमें, कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड। ठीक है, देख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बिटवीन द रिएक्शन ऑफ। आयनिक यौगिक किसकी अभिक्रिया के बीच बनते हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आंसर होगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आंसर होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, आइए इसको जरा सा समझ लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल। चलो देख लेते हैं, देखो मेटल क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम, और नॉन मेटल क्या हो गया, क्लोरीन। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होती है, और ये क्या हो जाता है, ये आपका ट्रांसफर होता है, कौन सा, आयनिक ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से यहाँ पर बोलेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सबसे पहले 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 2। इसी तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 और 7। अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम को अगर हम इस तरीके से बोले, लास्ट में क्या हो गया 2, क्लोरीन का क्या हो गया लास्ट में 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को देगा, जैसे MgCl2 बनता है, तो Mg हो गया और Cl2 यहाँ पे 2 है, तो एक और क्लोरीन आ गया, एक सिंगल रह गया, 1 2 1 2 1 2। तो ये एक इसके साथ किसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा, एक इसको दे देगा और इधर वाला एक दे देगा इसको। तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+ दे देगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो वो प्लस वाला साइन आ जाता है, और जिससे लेता है उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, मतलब जो लेता है। तो यहाँ पर Mg2+ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एक X आ गया, Cl2 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आपको अलग डॉट से दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देखो, ये मैग्नीशियम का हो गया Mg, और ये Cl2Cl हो गया, तो ये हो गया मैग्नीशियम ले लिया, और ये X का, ये MgCl2, और ये X का हो गया XX। अब इसके पास 8 जो है वो कंप्लीट हो गए। हमेशा आउटर मोस्ट शेल में 8 ऑक्टेट, मतलब 8 होने चाहिए, तब वो कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ पर एक इसने अपना दोनों निकाल दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया Cl2 को,
एक इसने इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, तो ये Cl2 कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके आयनिक बॉन्ड्स, एक तरह से ये आयनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, नाम होता है इनका, या फिर एक और इसका नाम जाना जाता है आपका, ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोले जाते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, ऐसे एलिमेंट्स जो कि पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका, ये होते हैं हमारे खनिज, मिनरल्स। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एक डेफिनेशन दी है कि मिनरल्स खनिज क्या है, तो खनिज क्या होते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally, ठीक है, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से इन अर्थ क्रस्ट, इनको बोलते हैं क्या, ये हो जाते हैं आपके मिनरल्स। ठीक है, खनिज। तो आंसर हो गया आपका मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट आउट द मेटल दैट डोंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब देखो, जो क्या होते हैं, जो अनरिएक्टिव होते हैं, जो मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाते हैं, वो फ्री स्टेट में रहते हैं। और जो आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। एनसीईआरटी में एक आपकी टेक्स्ट बुक में एक इमेज बनी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, उस धातु का चयन करें जो स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं है। आपको क्या देखना है, नहीं वाला ऑप्शन को छांटना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज में आप नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या है, देखो जो फ्री स्टेट में रहते हैं उसके आप यहाँ पर नोट करेंगे, फ्री स्टेट में जो मेटल्स रहते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं, या जो भी बोले, फ्री स्टेट मेटल्स हो जाएंगे आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनम। ये क्या होते हैं, ये हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर एक्सपोजर टू एयर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की वजह से क्या फॉर्मेशन, एयर की कांटेक्ट में आने से सिल्वर आर्टिकल काले पड़ जाते हैं, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड की परत उस पर चढ़ जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से कंफ्यूज मत होइएगा। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट CO2 इन एयर एंड फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट दैट इज डैश इन कलर। तो वो कौन से कलर का होता है, ये आपका ग्रीन कलर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और याद रख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन में आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो आपकी प्रक्रिया होती है। तो दो चीजों को आप याद रखेंगे कि जो रोस्टिंग होती है वो हमेशा आपका एक्सेस ऑफ, इस पॉइंट को भी यहाँ पे मैं नोट करा देती हूँ, ये हमेशा होती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रक्रिया, और ये होती है हमेशा कैल्सिनेशन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये इसके ओर्स को निकाला जाता है। ठीक है, सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर्स में। और हमेशा सल्फाइड ओर में क्या होता है, देखो एक चीज और यहाँ पर नोट करेंगे कि जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, इसमें हमेशा रोस्टिंग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ROASTING, रोस्टिंग की प्रक्रिया से मेटल्स को सेपरेट आउट करते हैं। और जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया लगती है, इसमें कैल्सिनेशन की प्रक्रिया लगती है और इससे सेपरेट आउट होते हैं ओर्स। ठीक है, तो सारे जो सल्फाइड ओर्स या कार्बोनेट ओर्स ये ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सेस एयर, और आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर को इसको याद रखना है, किसमें एक्सेस एयर लगती है और किसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर की जरूरत होती है। ठीक है, इस पर पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, सोल्डर इज मेड अप ऑफ बाय मिक्सिंग। अब सोल्डर आपकी जो आप एक तरह की, तो सोल्डर एक तरह का क्या है, ये आपका एक एलॉय है,
और ये किससे किससे मिलता है आपका, लेड और टिन से, तो लेड और टिन Pb विथ Sn, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेड विथ टिन से मिलकर आपका सोल्डर बनता है। अब कुछ एलॉयज जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में और जो आते हैं वो जरूर इसमें मैं नोट कर रखी हूँ, आप जरूर उसमें याद कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला एलॉय हो गया आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। और अच्छा, आज आज का ये करने के बाद ना हमारी केमिस्ट्री फिनिश होने वाली है क्लास 10th लेवल की, और इसके बाद आपको मैं सारा जितना मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ में वीडियो में कंबाइन करके दे दूंगी, तो अगर जिसने नहीं देखा है अभी तक तो वो दोनों कंबाइंड वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम मिक्स सेट्स चालू चालू करेंगे अपना नेक्स्ट, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए अपना सब रिविजन करके। अब मजे वाले क्वेश्चन आपको और दिखने वाले हैं मिक्स फॉर्म में। तो ये आपका हो गया आयरन निकल और कॉपर का मिक्स होकर क्या बन जाता है आपका स्टेनलेस स्टील। फिर आपकी हो जाती है बात ब्रास की, तो ब्रास बहुत बार पूछा जाता है, कॉपर प्लस जिंक, इसको मैंने कैसे याद किया था, CBZ बाइक, या जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, किसी भी तरह से याद रखेंगे आप, बस आपको याद रखना है। तो CBZ बाइक या जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। और फिर ब्रॉन्ज को कैसे याद रखेंगे, जिसमें जेड है उसमें जेड, जिसमें जेड पहले से है उसमें जेड, आपका आंसर में जेड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस आपका Sn 10 हो जाता है। फिर आपका सोल्डर हो ही गया कंप्लीट। चलो, और इसके साथ साथ आपका जो आयरन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या हार्ड बनाने के लिए किस चीज को ऐड करते हैं, आयरन में कॉपर को ऐड कर देते हैं, तो आयरन क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, साथ साथ हार्ड बन जाता है। इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें ना स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा देख लेंगे, क्रोमियम है, Cr है, ठीक है। तो आपका आयरन क्रोमियम निकेल और सम अदर कुछ अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर एक टर्म आता है गैल्वेनाइजेशन, इसको भी गैल्वेनीकरण, इसको भी यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ जिससे आपके लिए रहेगा। ये होता है आपका कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील, ठीक है। जिंक की कोटिंग होती है आयरन या स्टील के ऊपर, और ये आपका एलॉय हो गया मिक्स होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या नॉन मेटल। तो एलॉय में क्या हो जाता है, ये आपका मिक्सचर होता है किस चीज का, या मेटल और मेटल मेटल या नॉन मेटल, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये एलॉयस बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। कार्बन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय, अब इसमें कार्बन नोबल गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो क्या ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, कि लूज करता है, कि शेयर करता है, कि मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अभी किस तरह से शेयर करता है, जैसे कि आपका कार्बन का C6 हो गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 4, तो ये बाहर जो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 हो गए। अब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 काम कर सकता है, या तो ये करेगा क्या, या ये गेन करेगा, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में, या ये क्या करेगा, लूज करेगा। अगर ये गेन करेगा तो जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये 2 हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर, और इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर यहाँ पर ये 4 और लेगा, जब ये 4 और लेगा तो समझेंगे बात को, इसको ये 4 और लेगा, ठीक है, 4 इसको और चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब खुद सोचो, तो 8 यहाँ पर हो गया, 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। अब तो 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये न्यूक्लियस इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, कर पाएगा, ठीक है। इसने जब क्या किया, इसने जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ले लिया, तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए, तो यहाँ पर 4 माइनस, सॉरी, जब कोई चीज लेते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, तो 4 माइनस आ गया, तो यहाँ पे 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि ये न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा। तो पहला वाला केस तो ये हो गया कि न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पा रहा है। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर 2 और 2 के बाहर ये 4, अब ये 4 जो है इसको बाहर निकलना है, मतलब ये जब रिमूव आउट होगा, ठीक है, जिसको निकलना है इससे, तब जाकर ये ऑक्टेट कंप्लीट, सिर्फ 2 रह जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 मतलब या तो 2 होने चाहिए आउटर मोस्ट में, या 8 होने चाहिए। तो पहले वाले शेल में 2 होता है, के शेल में, एल शेल में 8 होना चाहिए, एम शेल में 2 8 8 8 होना चाहिए,
ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पर, जो आपका ये के शेल तो कंप्लीट है, एल शेल में क्या था, 4 था, तो या तो 4 ले या 4 दे। तो 4 अगर ले रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर ये 4 दे देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका के शेल फुलफिल रहेगा। पर ये चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स में निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर होगी, इतनी एनर्जी लेना क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो 4 के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है करने के लिए। और 10 हो जाएंगे तो न्यूक्लियस को होल्ड करने में, इसी कारण से क्या होता है, ये शेयर करिए, सोचता है कि चलो मैं अच्छा शेयर ही कर लूं, ना मैं किसी से लेता हूं ना मैं किसी को देता हूं, सिर्फ क्या कर लेता हूं, उनकी उनकी क्या है, मदद ले लेता हूं। तो ये आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था, ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म मॉलिक्यूल बाय। हाइड्रोजन अब क्या करता है कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, कि शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू दे भी सकते हैं कि क्या कर रहा है, ये एक तरह से शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। अब ये इसको 1 दे देगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये इसको 1 दे देगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इससे अच्छा ये क्या सोच रहे हैं कि आपस में क्या कर लें, एक दूसरे से शेयर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28th क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर। अब इसको करने से पहले एक बात को समझ लेंगे। एक हमारा होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक, तो अब इसमें क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अंतर आणविक बल कमजोर होता है, लो मेल्टिंग, कम गलनांक और कथनांक होता है, या विद्युत का कुचालक होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आइए इसको समझ लेते हैं। तो क्या हो गया, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तो होते हैं, पर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये वीक होती हैं। ठीक है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और इनका क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं क्वेश्चन में, जिससे कि आपके पॉइंट्स जो तीनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर रहे। तो बॉन्ड्स जो कि फॉर्म होते हैं किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर से, इनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स ये ऐसे दिखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स, बट इनके बीच में, मतलब ये ऐसे दिखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो बहुत ही कम होता है, और इनका कथनांक और गलनांक क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा कम होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 29th क्वेश्चन, कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन अ रिंग, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कि जिसमें कार्बन की क्या है, आपकी इस तरीके से चेन है, या फिर इस तरीके से क्या हो जाएगी, ब्रांच चेन है, या फिर कार्बन क्या है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं इसकी कैटिनेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, श्रृंखलागत क्या है, बन जाते हैं कार्बन्स। तो ये इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स, जैसे ये कार्बन का कंपाउंड सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन का कंपाउंड डबल बॉन्ड है, ये कार्बन का कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ऐसे कार्बन के यौगिक की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये। अच्छा, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले क्या हो जाते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब एक और बात, कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू आपके अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक, यहाँ पे एक आध पॉइंट और आप अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की याद रखेंगे। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, देखो सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड।
पहली बात हमने क्या सीखी इसमें ये सीखा कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जो लिखनी है, नोट करनी है इंपॉर्टेंट, कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये वेजिटेबल ऑयल क्या हो गए आपके, ये लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन होती है, साथ ही साथ ये गुड होते हैं फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। और साथ ही साथ जो एनिमल फैट्स होते हैं, और जो आपके एनिमल फैट्स हो जाएंगे, यहाँ पर आ गया आपका एनिमल फैट्स, ठीक है। एनिमल फैट्स क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं फॉर हेल्थ। और जो आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, रूम टेम्परेचर। और ये आपके क्या हो जाते हैं फोर्थ, ये आपके लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ C6H14 का आईयूपीएसी नेम आपको जानना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप आता है, तो मिथाइल हो गया, मिथेन हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है, इथेन होता है। फिर आपका क्या होता है, प्रोपेन होता है। फिर आपका क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, पेंटेन होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका नेम चेंज, हेक्सेन होता है। मीथेन में 1 नंबर ऑफ कार्बन, इसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन, इसमें प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, ऐसे ऐसे आगे चलता जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। इथेन का क्या हो जाएगा, C2H6, क्योंकि आपका क्या हो गया, इथेन का 2 आ गया, ठीक है। तो फिर C3H8, फिर क्या हो जाएगा C4H10, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा C5H12, फिर क्या हो जाएगा हेक्सेन का C6H14। अब इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आप ब्रांचिंग करते हुए लिखेंगे, सबको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5, 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर आ गया H और H। हर जगह जहां पर भी ये बॉन्ड्स लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, आपका ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो जहां पर आपका C6H14 है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हेक्सेन हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, येलो फ्लेम विद अ स्मोक इज प्रोड्यूस बाय विच हाइड्रोकार्बन। तो ये कौन से हाइड्रोकार्बन से होता है जिसमें आपका येलो फ्लेम होता है और साथ साथ धुआं निकलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैट हाइड्रोकार्बन, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी याद नोट कर लेंगे आप लोग इंपॉर्टेंटली। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये हमेशा क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्लीन फ्लेम। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये कैसे, ये येलो फ्लेम और साथ ही साथ क्या, स्मोक भी रिलीज आउट करता है, ठीक है। ये पॉइंट भी उसमें नोट कर लेना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। नेक्स्ट है वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स क्या हो जाएगा, द फूड इज नॉट कुक कम्प्लीटली, नहीं, द फ्यूल इज नॉट बर्न कम्प्लीटली, द फ्यूल इज वेट या फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। तो क्या हो जाएगा, फ्यूल जो है वो प्रॉपरली जो है वो बर्न नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट बर्न है, इसीलिए क्या है, बाहर से क्या है, ब्लैक एंड से आ जाती है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन थे। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है, हु हैज गिवन द सिंबल टू एन एटम। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डाल्टन का, ठीक। तो देखो अभी ये जो यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है जानकर, मैं चाहती तो इसमें और इंक्लूड कर सकती थी आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस, पर मैं पीरियोडिक टेबल को आपको सेपरेट वीडियो देने वाली हूँ जिसमें कि पीरियोडिक टेबल का 15 से 20 मिनट में हम पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, और ये आपका वीडियो सिर्फ 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। उसका कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है, तो आपका क्या है उसमें पीरियोडिक टेबल हम अलग समझेंगे, प्लस उसमें साथ ही में मैं इसमें क्वेश्चंस भी अटैच कर दूंगी, तो आपके जितने पीरियोडिक टेबल के डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे ये लगा कि वो सेशन आपको समझाना पहले जरूरी है, जिससे कि आपके पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो इसको सिर्फ ऐसे ही बस एक मजे में 34 वाला क्वेश्चन को कर लेना, और बाकी सारे क्वेश्चन को हम उसमें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो उसको बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जरूर कराऊंगी। और एक अपने सब्सक्राइबर है उनकी रिक्वेस्ट भी थी पीरियोडिक टेबल की, तो उनकी भी रिक्वेस्ट पे और साथ साथ आप सबका भला हो जाए, तो उन सबके लिए मैं ये क्वेश्चन और साथ साथ थ्योरी इसका साथ में कराऊंगी। और सिर्फ 2 दिन दे दो, 2 दिन बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तब तक आपकी वीडियोस आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि 2 दिन की छुट्टी है। तो मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन को करो, तब तक उसके बाद मिक्स क्वेश्चन के बाद हम पीरियोडिक टेबल वाला कर लेंगे, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।